केमिस्ट्री बाय प्रदीप कुमार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10+1 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे वो है चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ये हमारा पार्ट 3 है। पिछले पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर एंड बॉयल्स लॉ। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक चार्ल्स लॉ, और इसको हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि गैस के हमारे पास 4 वेरिएबल्स हमने लिए हैं: टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड अमाउंट ऑफ गैस। और इन्हीं 4 वेरिएबल्स में 2 को हम कांस्टेंट करते हैं और 2 के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप दिखाई थी, और जो चार्ल्स लॉ है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा वो प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो चार्ल्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप है। चार्ल्स एंड गै-लुसैक लॉ। गै-लुसैक performed the several experiments on gases independently to improve upon hot air balloon technology। अब चार्ल्स और गै-लुसैक क्या कर रहे थे? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गैसेस के ऊपर अलग अलग। किसके लिए? ताकि वो जो हॉट एयर बैलून टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव कर सके। हॉट एयर बैलून टेक्नोलॉजी में जैसे गुब्बारे में गर्म हवा भर के उसको हवा में उड़ाया जाता है, तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक काम कर रहे थे। तो वहीं से उन्होंने क्या किया? देयर इन्वेस्टिगेशन शोड दैट, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उन्होंने क्या दिखाया? फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन कूलिंग। क्या दिखाया उन्होंने? कि अगर किसी गैस का मास कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम भी कम होता है। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये उन्होंने बात कही। इसको हम यहाँ देखिए, ये हमने एक सिलेंडर में गैस भरी है और यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। इसमें हमने टेम्परेचर स्केल भी लगाई है और प्रेशर मापने के लिए गेज भी लगाई है, और इसका वॉल्यूम हमने दिखाया है 25 लीटर। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा हीट करेंगे ताकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? प्रेशर को तो हमने कांस्टेंट रखा है 1 एटमॉस्फेयर। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने इसको हीट किया, इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। कितने पे चला गया? 50 लीटर के ऊपर, और टेम्परेचर भी बढ़ गया यहाँ पे। तो जब हम किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और उस गैस को हीट करते हैं, अमाउंट गैस का फिक्स होना चाहिए, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो इसका वॉल्यूम कम होता है। तो यही कहता है चार्ल्स लॉ। अब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा गैस का, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। दे फाउंड दैट फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज बाय 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो गैस ने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उसका 1/273वां भाग। फ्रैक्शन को अगर हम थोड़ा साइड में कर लें तो हम क्या कहेंगे कि 1/273वां भाग जो वॉल्यूम का आएगा, किस वॉल्यूम का? जो गैस ने 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑक्युपाई किया है,
जितना उसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है उसका 1/273वां भाग जो आएगा उतना बढ़ेगा 1 डिग्री अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो ये बात उन्होंने कही। तो इसकी स्टेटमेंट क्या आती है? स्टेटमेंट में यही कहा गया है, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, गैस का अमाउंट फिक्स लिया है, गैस के अमाउंट को ना बढ़ाना है ना कम करना है। और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 1 डिग्री के साथ कितना बढ़ेगा? 1/273वां भाग जितना गैस ने 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑक्यूपाई किया है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इतना ही अमाउंट डिक्रीज भी करता है। सो अब देखते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे पास V0 इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको भी कह सकते हैं इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट 0 डिग्री सेल्सियस V0, देन द वॉल्यूम ऑफ गैस V1 का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितना होगा? 0 पे V0 लिखा हमने तो 1 पे कितना आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वॉल्यूम बट प्लस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वॉल्यूम है उसका 273वां भाग वो हमने ऐड करना है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे ये है, उसका 273.15 वाला जो भाग है उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था गैस ने उसमें ऐड कर दिया, वो आ गया हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वॉल्यूम। इसी तरह से 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी गैस? 1 डिग्री और बढ़ा दिया हमने, तो वो कितना आएगा? इसको थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया है हमने। V0 को बाहर ले लिया और अंदर हमारे पास क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर? 1 + 1/273.15 वॉल्यूम ऑफ गैस एट 2 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू वही V0 1 + 2/273.15। अब क्या हुआ? 2 बार हो गया ये, 1 के ऊपर इतना था, 2 के ऊपर इतना और ऐड हो गया, इसमें इतना और ऐड हो गया, इतना और ऐड करेंगे तो हमने V0 कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमने 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वॉल्यूम निकालना है गैस का कि कितना ऑक्यूपाई किया है, तो वो कितना आएगा? V0 ब्रैकेट शुरू 1 + 3/273.15। तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। एट T डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा हमारे पास? VT इज इक्वल टू V0 1 + T/273.15। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई है। और इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमने क्या किया, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करके इसका जो डिनोमिनेटर में कॉमन कर दिया इसको। VT इज इक्वल टू V0 273.15 + T/273.15। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है, क्योंकि हमने इसका यूज करना है आगे भी। तो इस स्टेज पे यहाँ पे टेम्परेचर की एक और नई स्केल हम जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन से टेम्परेचर की? जिसके ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी? 273.15 + T। We define a new scale of temperature such that T degree Celsius on the new scale is given by T is equal to 273.15 + T। नई स्केल के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी। नई स्केल के ऊपर अगर इसका मतलब अगर हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर है उसको हम इस स्केल में बदल सकते हैं। हम क्या करेंगे? सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर में 273.15 ऐड कर देंगे, जो टेम्परेचर आएगा वो इस स्केल में आएगा। और इस स्केल के ऊपर जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इस स्केल के ऊपर उसकी रीडिंग कितनी आएगी? 273.15। मतलब सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री है सेल्सियस है और इस स्केल में 273.15 आएगी। और इसको हम T0 से रिप्रेजेंट करें, या टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस भी कहेंगे। अब आता है कि इस टेम्परेचर की स्केल का नाम क्या है। तो इस टेम्परेचर की स्केल को हम कहते हैं केल्विन टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो
तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और केल्विन स्केल एक ही बात है। 10 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 273.15 केल्विन एट द एब्सोल्यूट स्केल। जो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री होगा वही टेम्परेचर केल्विन स्केल पे 273.15 होगा। और इसमें हम यूनिट जो है के लगाते हैं, इसमें हम डिग्री का साइन जो है वो यूज नहीं करते हैं। सेल्सियस में तो हम लिखते हैं ना इतने डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें हम लिखेंगे इतने केल्विन टेम्परेचर, और केल्विन स्केल भी इसको हम बोलते हैं। इसी स्केल का नाम थर्मोडायनामिक स्केल भी है, थर्मोडायनामिक स्केल। और इसके ऊपर ही साइंटिफिक वर्क, मैक्सिमम साइंटिफिक वर्क जो है वो केल्विन स्केल के ऊपर ही किए जाते हैं। Thus we add 273, more precisely 273.15 to the Celsius temperature to obtain the temperature at the Kelvin scale। अगर हमने केल्विन स्केल के ऊपर टेम्परेचर निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसमें 273 या ज़्यादा है, प्रिसाइजली लेना है तो 273.15 ऐड कर देते हैं, और जो टेम्परेचर हमारे पास वैल्यू आती है वो केल्विन स्केल के ऊपर होती है। अब if we write capital T is equal to 273.15 plus T and T naught is equal to 273.15 in equation number 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 क्या ली थी, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी Vt is equal to V naught 273.15 plus T upon 273.15। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इस टर्म को Tt लिख दें और इस टर्म को हम T नॉट लिख दें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि ये तो टेम्परेचर केल्विन स्केल के ऊपर बन रहा है। सो वी कैन ऑब्टेन द रिलेशनशिप एज Vt इज इक्वल टू V नॉट Tt अपॉन T नॉट। मतलब दिस इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एंड दिस इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया Vt इज इक्वल टू V नॉट Tt अपॉन T नॉट। और ये क्या दर्शाता है, हमने Vb को एक साइड कर लिया है, इसको हम यहाँ ले गए, Vt अपॉन V नॉट इज इक्वल टू Tt अपॉन T नॉट। इसको हमने इक्वेशन कितना कह दिया, 2 इक्वेशन बोल दिया। इसी तरह से हम इस इक्वेशन की जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। जब हमारे पास वॉल्यूम V2 है तब टेम्परेचर T2 है, जब हमारे पास वॉल्यूम V1 है तब टेम्परेचर हमारे पास T1 है। तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। और अब हमने एक एक वाले को एक साइड कर लिया, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और यहाँ से हमारे पास एक टर्म बन जाती है V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया K2, क्योंकि K1 हमने किसके लिए लिखा था, बॉयल्स लॉ के लिए लिखा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये कॉन्स्टेंट ही, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, K2 लिख लिया है। Thus V is equal to K2 into T. It is the equation number 5. The value of constant K2 is determined by the pressure of the gas and its amount and the unit in which the volume V is expressed। इसके ऊपर K2 की वैल्यू डिपेंड करती है, किसके ऊपर, गैस के प्रेशर के ऊपर, गैस का अमाउंट कितना है और वॉल्यूम के यूनिट क्या है, इनके ऊपर ही डिपेंड करती है। फॉर द इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी फाउंड दैट, इक्वेशन 5 से हमें क्या पता लगा, V प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट प्रेशर मींस, तो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास एक दूसरी स्टेटमेंट दे देती है चार्लीज लॉ की। क्या स्टेटमेंट है ये, कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। कि जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के ऊपर। कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्लीज लॉ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने टेम्परेचर को लिया है सेल्सियस में, और वर्टिकल एक्सिस में हमने वॉल्यूम को लिया है। टेम्परेचर भी किस में लिया है, सेल्सियस स्केल में लिया है। ये 0 डिग्री सेल्सियस
100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस और -300 डिग्री सेल्सियस। जब हमने दिए हुए वॉल्यूम, सपोज करो हमने प्रेशर रखा है P1, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया वो हमारे पास ये लाइन आएगी, यहां से स्टार्ट हो रही है। प्रेशर हमने बदल दिया, P2 कर दिया, बढ़ा दिया प्रेशर को, तो लाइन इस तरह आ गई। प्रेशर को और बढ़ा दिया, इस तरह आ गई। प्रेशर को और बढ़ा दिया, P4 कर दिया, तो इस तरह की लाइन हमारे पास आती है। तो अलग अलग प्रेशर के ऊपर लाइंस है, चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया तो सारी के सारी लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, टेम्परेचर वाली एक्सिस के ऊपर, और इसकी वैल्यू कितनी है, -273.15। तो यही से केल्विन स्केल निकलती है और इसी पॉइंट को हम कहते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब सेल्सियस में वो -273.15 होगा। तो चार्ल्स ने यही देखा, सभी गैसेस के लिए एट गिवन प्रेशर ग्राफ जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में स्ट्रेट लाइन है, और जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो टेम्परेचर लाइन कोई ऊपर कोई कहाँ मिलता है, -273.15 के ऊपर मिलता है। वैसे तो इन लाइंस का स्लोप अलग अलग है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ये सभी इकट्ठी हो जाती है, और इसकी वैल्यू कितनी है, -273.15। ये जो लाइन, प्रत्येक लाइन ग्राफ की, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। प्रत्येक लाइन को ग्राफ की क्या कहेंगे, आइसोबार। जैसे हमने बॉयल्स लॉ के केस में कहा था आइसोथर्म, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आइसोबार। आइसोबार का मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोथर्म का मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्योंकि प्रेशर को हम बार में मापते हैं, आइसोबार मतलब एक जैसा प्रेशर। So if we put the value of temperature in equation number 1, which is equation number 1 में अगर वही बात आ गई इक्वेशन नंबर 1 वाली, Vt is equal to V0 273.15 plus T upon 273 as -273.15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की वैल्यू हम कितने रख दें, इस टेम्परेचर को रखते हैं, मतलब दिस इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, और यही कितने के बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, V at -273.15 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी 0 के बराबर हो जाएगी। तो व्हाट इज दिस, इट्स मीनिंग, इसका मतलब है कि अगर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया तो इसका मतलब गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब 0 केल्विन के ऊपर गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है, क्योंकि इस टेम्परेचर के आने से पहले ही, जब हम गैस का टेम्परेचर कम करते जाते हैं, तो इस वैल्यू के आने के पहले ही जो गैसेस हैं वो किस में बदल जाती हैं, लिक्विड में बदल जाती हैं। तो गैसियस स्टेट में रहेगी नहीं, इसलिए उसका वॉल्यूम नहीं होगा। द लोएस्ट हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच द गैसेस आर सपोज टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। कई बार पूछा जाता है व्हाट यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो, या व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये टेम्परेचर की वैल्यू है, वो इमेजिनरी टेम्परेचर एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो इमेजिनरी वैल्यू है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है ये टेम्परेचर की। इसलिए टेम्परेचर की वो वैल्यू जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। All gases obey Charles law at very low pressure and high temperature. चार्लीज लॉ को गैसें कब ओबे करती है, जब प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन ए शिप sailing in Pacific Ocean where the temperature is 23.4 degree Celsius, a balloon is filled with 2 liter air. पैसिफिक ओशन में एक जहाज जो है चला हुआ है और उसका टेम्परेचर कितना है, 23.4 डिग्री सेल्सियस है।
वहां पे एक बैलून हवा से भर दिया, कितनी हवा भर दी उसमें, वॉल्यूम कितना आ गया उसका 2 लीटर। बट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून व्हेन द शिप रीचेज इंडियन ओशन वेयर द टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस। अब जहाज चलता हुआ कहाँ आ गया, इंडियन ओशन में आ गया, और वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू अलग है, कितनी है, 26.1 डिग्री सेल्सियस है। तो अब बैलून जो हमने वहां भरा था जिसमें 2 लीटर हवा भरी थी, जिसका वॉल्यूम 2 लीटर था, यहाँ पे आके उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्या वो फूलेगा या कम होगा। V1 2 लीटर, T1 केल्विन में लेंगे हम, यहाँ पे हमें सेल्सियस में दिया है 23.14 डिग्री सेल्सियस, इसमें हमने 273 ऐड कर दिया टू अवॉइड द फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, हमने 1.15 नहीं लिया है। हमारे पास क्या आ गई, 296.4 केल्विन आ गया टेम्परेचर। इसी तरह से T2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 26.1 प्लस 273 29.1 केल्विन। यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकालना है इसका। अब चार्लीज लॉ हमें क्या कहता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 है, हमने डिराइव किया था रिलेशन, इसी को हमने यहाँ यूज किया है। V1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, और कितनी आ गई हमारे पास, इट विल कम आउट टू बी 2.018 लीटर। मीन्स टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, यहाँ पे 2 लीटर था, अब 2.018 लीटर हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। अगला लॉ जो है गे-लुसैक्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप शो करता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। इसमें दो वेरिएबल कौन कांस्टेंट हो जाएंगे, एक तो अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। फिर देखना है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या वेरिएशन आती है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये बात कही है गे-लुसैक ने। आपने गाड़ियों के टायर में हवा भरवाई है, फिक्स प्रेशर रखते हैं आप उसका, अगर कार की बात करें तो 35 तक प्रेशर रखते हैं, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर आप गर्मियों के दिनों में देखिए, हॉट समर डेज, तो क्या होता है, टायर के अंदर हवा का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और फिर आपको एडजस्ट करवाना पड़ता है। अगर एडजस्ट नहीं करवाएंगे तो टायर ब्रस्ट हो जाता है। और ऐसी बात आपने सर्दियों में भी देखी है, सर्दियों में टायर के अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है, फिर आपको उसमें हवा भरवानी पड़ती है। तो ऐसा होता क्यों है, या ये किस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर्स, इट वाज गिवन बाय जोसेफ गे-लुसैक एंड इज नोन एज गे-लुसैक लॉ। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन दिया था वो किसने दिया था, गे-लुसैक्स ने दिया, और इसीलिए इसको हमने गे-लुसैक्स लॉ कह दिया। अब यहाँ पे भी देखिए आप, हमने क्या किया हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर गेज लगाई है, टेम्परेचर रखो। हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, देखेंगे व्हाट विल हैपन टू दिस। हीट किया हमने, हीट करने से क्या, प्रेशर बढ़ रहा है, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और ये देखिए हमने यहाँ पे हीटिंग कम कर दी, फिर ठंडा हो गया, ठंडा होने से ये दोबारा इनिशियल टेम्परेचर पे आ गया, और प्रेशर भी इसका कम हो गया। आप दोबारा देख लीजिए, इसको हीट किया तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब हमने इसको यहाँ से हीटिंग इसकी हमने हटा दी तो दोबारा इसमें टेम्परेचर और प्रेशर में डिक्रीज आ गया। मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो स्टेटमेंट क्या आ सकती है, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हमने, अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, कोई एक्स्ट्रा गैस हमने इसमें ऐड नहीं की है, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, कि मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली अगर हम इनकी बात करें तो क्या करेंगे, P प्रोपोर्शनल T, और यहाँ पे N एंड V जो है हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने T को इधर कर दिया, K3 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया है, तो कितने के बराबर हो गया, K3 के बराबर, P अपॉन T इज इक्वल टू K3।
हमने K3 क्यों लिया, क्योंकि 1 हमने बॉयल्स को लिया, 2 को चार्लिस के लिए लिया है और 3 हमने किसके लिए ले लिया, गे-लुसैक लॉ के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। इसलिए हमारे पास P अपॉन T कितने के बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। और यहाँ पे भी हम अलग अलग वैल्यूज इसकी कंसीडर कर सकते हैं, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। So this relationship can be derived from the Boyle's and Charles law also। दो लॉ को कंबाइन करके भी हम इस रिलेशनशिप को जो है वो डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे तो किस तरह की आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रियल में ही स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। सो दिस रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गे-लुसैक लॉ। अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने टेम्परेचर केल्विन में लिया है, वर्टिकल में हमने प्रेशर लिया है बार का, और वॉल्यूम फिक्स V1 कर दिया तब भी स्ट्रेट लाइन, फिर हमने वॉल्यूम को और बढ़ा दिया तब भी स्ट्रेट लाइन आई, फिर हमने वॉल्यूम को और बढ़ाया, फिक्स किया V3 पे, V4 पे। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग फिक्स वॉल्यूम के ऊपर ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है। अब प्रत्येक लाइन को हम क्या बोलेंगे, ईच लाइन ऑफ दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर। आइसोकोर मीन्स जिसमें वॉल्यूम एक जैसा हो, वॉल्यूम फिक्स हो। आइसोबार मीन्स जिसमें प्रेशर फिक्स हो, और आइसोथर्म मीन जिसमें टेम्परेचर फिक्स हो। तो 3 हो गई है, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोर। अब जो हमारा चौथा लॉ है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ, और ये किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस के बीच में रिलेशनशिप, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है ये। इन 1811 इटालियन साइंटिस्ट एमिलियो एवोगैड्रो क्या किया इसने, ट्राई टू कंबाइन द कंक्लूजन ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम विच इज नाउ नोन एज एवोगैड्रोस लॉ। इसमें दो चीजों को कंबाइन किया, कौन कौन सी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को और गे-लुसैक लॉ, और उससे एक स्टेटमेंट दी इसने। क्या कहा इसने, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन एक जैसी है और बराबर गैसों के वॉल्यूम लें, दो गैसें अगर ले लें, उनके वॉल्यूम बराबर ले लें, उनका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, तो उनके बीच में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने दो गैसें ली हैं, 1 लीटर हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑक्सीजन। ये टेम्परेचर प्रेशर दोनों को फिक्स किया हुआ है, और इनमें क्या होगा, दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के 1 लीटर में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के 1 लीटर में होंगे। और एक दूसरी स्टेटमेंट भी बताता है, दिस मीन्स दैट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट द वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, और इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ गैस। वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये एक सिलेंडर में हमने गैस भरा हुआ है, टेम्परेचर हमने फिक्स किया है, प्रेशर भी फिक्स किया, यहाँ हमने सिलेंडर लगाया, उससे हमने गैस को इसमें भर दिया। गैस भरने से क्या हुआ, गैस का अमाउंट भरा, अमाउंट बढ़ा, अमाउंट बढ़ने से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, 50 लीटर हो गया, पहले हमारे पास 25 लीटर था। तो इस तरह से ये एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल N, मतलब वॉल्यूम जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड। अब है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस एवोगैड्रोस लॉ। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट V प्रोपोर्शनल कैपिटल N, और यहाँ पे कैपिटल N क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंडीशन वही है, टेम्परेचर और प्रेशर
कांस्टेंट। अभी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे हम n की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n। स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। कंडीशन वही, टेम्परेचर, प्रेशर, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटा दिया, उसकी जगह कांस्टेंट लगा दिया K4। क्यों लगाया, K4 क्यों लिखा, क्योंकि K1, K2, K3 हमने पहले लिख लिया है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कांस्टेंट K4 लिख दिया। एक मोल में गैस के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, पढ़ा है आपने, 6.022 × 10⁻23। इसी को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अगर एक मोल हम किसी भी गैस का ले लें तो उसमें मॉलिक्यूल की संख्या जो है वो बराबर होगी, और मॉलिक्यूल की संख्या बराबर है तो वॉल्यूम भी बराबर ऑक्यूपाई करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम किसको कंसीडर करते हैं, टेम्परेचर तो हो गया 273.15 केल्विन मीन्स जो 0 डिग्री सेल्सियस है, और यही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए इसको लिया है। और प्रेशर कितना लेते हैं, 1 बार। 1 बार क्यों लेंगे, क्योंकि ये सी लेवल के ऊपर प्रेशर इतना होता है। और अगर हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करें तो कितने के बराबर होगा, 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। तो जो वैल्यूज है ली है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट सी लेवल। तो एसटीपी मोलर वॉल्यूम, गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी, मींस एक मोल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो करेगी 22.71098 लीटर। लेकिन प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कि गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। तो वहां पे और यहां पे क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर तो सेम है लेकिन प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वहां पे हमने 1 एटमॉस्फेयर लिया था, और 1 एटमॉस्फेयर कितने के बराबर है, 101.325 किलो पास्कल। जैसे हमने हमारे पास 1 बार जो है 100 किलो पास्कल के बराबर है, तो 1 एटमॉस्फेयर कितने के बराबर है, 101.325 मीन्स 1 एटमॉस्फेयर थोड़ा ज्यादा है, 1 बार कम है इसलिए। और यहाँ पे गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.413996 लीटर। एक चीज हम और यूज करते हैं एसएटी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। इसकी कंडीशन क्या है, ये भी हम साइंटिफिक वर्क में यूज करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर में हम टेम्परेचर कितना लेते हैं, 298.15 केल्विन मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना लेते हैं, 1 बार, जो एग्जैक्टली 10⁻5 पास्कल के बराबर है। इस केस में एक मोल आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, इस केस में करती है 24.789 लीटर पर मोल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें आ गई। पहला आ गया जिसमें प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेल्सियस वाला। दूसरा आ गया जिसमें हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। और तीसरा आ गया जिसमें हमारे पास टेम्परेचर 298.15 केल्विन है मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 बार के बराबर है। अलग अलग तीनों जगह पे जो गैस का 1 मोल गैस का वॉल्यूम है वो वैल्यू अलग अलग है। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ द गैस। गैस के मोलर मास और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल कितने के बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। m is the mass of the gas under investigation and capital M is the molar mass. Thus according to Avogadro law क्या कहता है, V is equal to K4 into N। तो N की जगह हम ये वैल्यू भर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, V is equal to K4 M upon कैपिटल M। तो यहां से हम डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोलर मास इज इक्वल टू K4 M upon V। M upon V क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट गैस।
कितने के बराबर होगा? डेंसिटी के बराबर। सो वी कैन राइट कैपिटल M इज इक्वल टू K फॉर D, और वी कैन से D is the density here. We can say capital M is directly proportional to density. Means अगर मोलर मास गैस का ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी. So we can conclude from the equation number 3 that the density of the gas is directly proportional to its molar mass. किसी भी गैस की डेंसिटी उसके मोलर मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद. तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए वो क्या क्या किए? चार्लीस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, और इनकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है. अगले वीडियो में हम देखेंगे आइडियल गैस क्या होती है और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है. इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद.